हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पद एक और पद दो की हमने जो है व्याख्या कर ली है। पद एक और पद दो की व्याख्या कर ली है। आज हम पद तीन की जो है सप्रश्न व्याख्या समझेंगे। मैंने कल भी आपको और परसों भी दो वीडियो डाले, उसके अंदर मैंने आपको पद एक और पद दो इनकी जो व्याख्या समझाई है उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो है पद को अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद में उसकी सप्रश्न व्याख्या लिखनी है और सप्रश्न लिखकर फिर उसकी व्याख्या अपनी कॉपी में उतारनी है। दोनों वीडियो में जो है मैंने कवि के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में बताया था आपको। उसके बाद में जो है कवि की जो पहले पद की जो चार पंक्तियां थी उसकी व्याख्या की थी मैंने प्रसंग सहित। फिर दूसरे पद की चार पंक्तियों की व्याख्या मैंने प्रसंग सहित की थी। तो ये जो है आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है। आज हम जो है तीसरा पद जो है ये तीसरे पद की व्याख्या जो है हम समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ध्वनि कविता में कवि अपने मन की आवाज से हमारे इस जीवन के अंदर जो लोग आलस्य में डूबे हैं और अपना जीवन जो है सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है कवि उभारना चाहता है। अब इस कविता के अंदर भी कवि जो है यही कहना चाहता है। कवि इस कविता इस पद में कवि कहना चाहता है कि आप जो है इस देश के जो नवयुवक है, नौजवान लोग जो है जो नींद से उत्पन्न आलस्य, जो नींद से उत्पन्न आलस्य जो होता है उसके अंदर लोग जो है डूबे हुए हैं। तो कवि कहता है कि इससे हमारे देश के नवयुवक जो है कमजोर हो जाएंगे। तो हमें उन नवयुवकों को कमजोर नहीं होने देना है। तो कवि चाहता है कि मैं ऐसी रचनाएं लिखूं जिसको पढ़कर हमारे नवयुवकों के अंदर जोश उत्पन्न हो, वो अपना आलस छोड़े और हमारे देश की प्रगति में अपनी भागीदारी दे, देश की प्रगति में अपना सहयोग दे। तो कवि यही चाहता है कि जो है हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनको, जैसे एक नवयुवक होगा, जैसे विवेकानंद ने भी कहा था कि नवयुवक ही जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। उसी प्रकार जो है निराला जी भी यही कह रहे हैं कि हमारे देश के नवयुवक जो है वो जब आगे आएंगे तभी हमारे देश का जो है विकास संभव है। तो इसी के अंदर उन्होंने कहते हुए इस दो पंक्तियों में कहा है उन्होंने कि पुष्प से तंदालस, या पुष्प का मतलब किसके लिए है? फूल के लिए है। तो फूल में तंदालस है नींद से उत्पन्न आलस है। कभी कह रहा है कि वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु से आने से पहले हर एक फूल के अंदर नींद से भरी हुई एक आलस होती है। प्रत्येक फूल के अंदर नींद से भरी हुई क्या होती है? एक आलस होती है। और उस आलस और लालसा यानी चाह, उसको मैं क्या करूँगा? खींच लूँगा। यानी इसमें कवि ने पुष्प यानी पुष्प का मतलब यहाँ पुष्प का उदाहरण देके एक नवयुवक के बारे में बताया है
पुष्प किसके बारे में पता है? नवयुवक। उस पुष्प का उदाहरण देके कवि ने यहाँ नवयुवक के बारे में उदाहरण दिया है कि जब वसंत ऋतु आती है तब प्रत्येक वसंत ऋतु के आने से पहले प्रत्येक पुष्प के अंदर एक जो नींद से भरी एक आलस होती है। उसी प्रकार एक जोश न देने वाला, या जब तक उन पुष्प का मतलब यह नवयुवक से बताया कि उन नवयुवकों में जब तक हम जोश और उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनमें जो है क्या होती है, नींद से उत्पन्न एक आलस उसके अंदर छाई रहती है। तो कवि क्या चाहता है? उस पुष्प से तंदालस, उस पुष्प से तंदालस, प्रत्येक फूल के अंदर, प्रत्येक नवयुवक के अंदर क्या भरी हुई है? आलस और लालसा भरी हुई है। लालसा का मतलब होता है यहाँ पर चाह। तो कवि चाहता है कि ये प्रत्येक फूल की जो आलस और लालसा और चाह जो है उसको मैं क्या करूंगा? खींच लूंगा। मतलब मैं उस पुष्प के अंदर से उनको, वो जो वसंत ऋतु आने में जो पुष्प आलस में डूबे हुए पड़े हैं उनको मैं, उनके अंदर जो आलस है वो आलस खींचकर उनको जो है अपना असली सुंदरता, अपनी असली सुंदरता बाहर निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करूंगा। उसी तरह हम जो नवयुवक हैं उन नवयुवकों के अंदर जो आलस भरा हुआ है उस आलस को बाहर निकालकर उनको समाज के अंदर और देश के विकास के अंदर मैं उनको भागीदार बनाऊंगा। तो कवि यही चाहता है कि पुष्प से तंद्रालस, पुष्प के अंदर जो भरी हुई आलस और लालसा है उसको मैं खींच लूंगा, वो मैं पुष्प और नवयुवकों में से ये चीज जो है मैं बाहर निकाल लूंगा और अपने नवजीवन का अमृत सरस चीज दूंगा मैं। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मेरे जीवन के अंदर जो अमृत, जो मेरे जीवन के अंदर अमृत का मतलब मेरे जीवन के अंदर जो अच्छाई है, जो मेरे जीवन के अंदर जो मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो है मैं उन नवयुवकों पर जो है उस ज्ञान को जो है मैं उन नवयुवकों को दूंगा। वो ज्ञान जो है मैं उन नवयुवकों को देकर जो है उनको अमृत सरस चीज दूंगा। यानी अमृत रूपी जो ज्ञान मेरे हृदय के अंदर पड़ा है मैं उन नवयुवकों को देकर जो है उस देश के विकास के लिए या उनकी खुद की प्रगति के लिए मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये कवि चाहता है कि इन पुष्प को, जिस प्रकार एक पुष्प के अंदर वसंत के आने से पहले आलस भरा रहता है और जब जैसे ही वसंत आता है तो पुष्प के जो होते हैं, फूल जो होते हैं एकदम खिलने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि कहता है कि जब तक हमारे देश के नवयुवकों के अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार और प्रगति की ओर बढ़ने के जो विचार है, जो ज्ञान है, जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा देश का नवयुवक जो है आराम से आलस के अंदर सोता रहेगा। तो कवि कह रहा है कि आलस जो है उन नवयुवकों में से मैं खींच लूंगा, बाहर निकाल लूंगा और मैं उस देश की प्रगति की ओर, उनको देश की प्रगति के लिए मैं भागीदार बनाऊंगा, उनको देश की प्रगति की ओर धकेलूंगा, उनको कहूंगा कि वो अपना विकास करे। ठीक है। और कवि चाहता है कि उसके अंदर जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान जो है वो इन नवयुवकों में बांटना चाहता है, जिससे वो ज्ञान लेकर नवयुवक जो है अपना विकास करे। इसके आगे कवि कह रहा है, पंक्तियों की सब व्याख्या में कवि कह रहा है पुष्प का मतलब यहाँ पर नवयुवक के बारे में बताया गया है। अमृत, अमृत का मतलब है सुधा, अमृत, अमृत, अमृत का मतलब ये होता है कि एक तो अमृत और अमृत का जो अपोजिट होता है विलोम। अमृत का विलोम जो है वो होता है विष। अमृत का विलोम क्या होता है? विष, गर्म। मतलब अमृत, जो व्यक्ति अमृत पी लेता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है कभी नहीं मरता है और विष पीने से व्यक्ति मर जाता है। तो अमृत जो है, अमृत पीने से व्यक्ति कभी नहीं मरता है। तो वो कवि जो है ये अमृत रूपी जो ज्ञान है, कवि अमृत रूपी जो ज्ञान है वो किसको देना चाहता है? नवयुवकों को देना चाहता है। अमृत रूपी ज्ञान किसको देना चाहता है? नवयुवकों को देना चाहता है। ठीक है, जिससे वो नवयुवक जो है वो ज्ञान को अपने जीवन भर अपने अंदर स्थायी रखे और अपनी प्रगति करे और अपना विकास करे।
इसके अंदर पंक्तियों में सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग में देखो ये पंक्तियां जो है निराला की ध्वनि कविता से ली गई। कभी भी अपन प्रसंग लिखे तो इसमें ऐसे ही लिखना आपको कि ये पंक्तियां जो है निराला की ध्वनि कविता से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि कविता से ली गई है। और इसमें मुख्य बात क्या है, वो बात जो है हमें इसमें दो पंक्ति में बतानी है। इसमें कवि ने जो है निराश और आलस्य में डूबे हुए नव को जागरूक और कर्मशील बनाना चाहता है। निराश और आलस्य में डूबे हुए नवयुग को क्या बनाना चाहता है, जागरूक और कर्मशील बनाना चाहता है। अपने काम की ओर बढ़ो, आप सोए मत रहो, अपना विकास करो, ठीक है ना। आलस में डूबे तंद्रालस, लिखा हुआ ना तंद्रालस, तंद्रालस नींद से उत्पन्न आलस्य जो आपके अंदर पड़ा हुआ उसको आप मिटाओ और अपने आप को क्या करो, जागरूक बनाओ और अपने आप को क्या बनाओ, कर्मशील बनाओ। इसी तरह कवि जो है आगे व्याख्या करता हुआ कहता है, कवि निराश और आलस में डूबे हुए, कवि निराश और आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुग को, मैंने बताया ना यहाँ पुष्प किसको बताया गया, नवयुग को। यहाँ पुष्प किसको बताया गया, नवयुग को। जब वसंत ऋतु आती है उससे पहले जो है, वसंत ऋतु के आने से पहले पुष्प सभी जो है आलस में सोए पड़े रहते हैं। तो उनका आलस को हमें क्या करना है, मिटाना है। उनके आलस को हमें क्या करना है, मिटाना। उसी तरह उन नवयुवक जो बिना ज्ञान के अंधकार के अंदर जो सोए हुए हैं, ना तो कर्मशील है ना ही जागरूक है, उन पुष्प रूपी कभी निराश और आलस से डूबे हुए पुष्प रूपी जो नवयुवक है, उन नवयुवकों की नींद बड़ी आंखों से आलस्य दूर करके उन्हें जागरूक और कर्मशील बनाना चाहता है। उन पुष्प रूपी नवयुवकों के आंखों के अंदर जो क्या भरा हुआ है, आलस्य भरा हुआ है। उनकी आंखों में क्या भरा हुआ है, आलस्य। उस आलस्य को कभी क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है तथा उन्हें क्या बनाना चाहता है, जागरूक और कर्मशील बनाना चाहता है। कवि आगे कहता है कि कवि उन पुष्पों को हरा भरा और ताजगी से भरपूर करने हेतु अपने नव जीवन के अमृत और खुशी सींचने को तत्पर है। कवि क्या कहता है कि जो अब नवयुवकों के बारे में बताने के बाद में कवि उन पुष्पों के बारे में बताता है। कवि पुष्पों को हरा भरा और ताजगी से, कवि उन पुष्पों को हरा भरा और ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नव जीवन के अमृत और खुशी उनको क्या करना चाहता है, तत्पर करना चाहता है। अपने कवि के अंदर से जो नव जीवन का अमृत है, एक नया जीवन जो अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने कहा था ना कि अभी तो मेरे अंदर वसंत आया है, अभी तो मेरे अंदर खुशियां आई है। जो खुशियां मेरे अंदर आई है वो खुशियां जो है मैं उन पुष्पों पर भी और उन नवयुवकों को भी देना चाहता हूँ। उनको भी मेरी खुशियों के अमृत से क्या करना चाहता हूँ, सींचना चाहता हूँ। उनको भी मेरी खुशियों से उनको सींचकर जो है, उनको सींचकर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तत्पर बनाना चाहता हूँ। वो भी मेरे साथ क्या बन जाए, वो पुष्प, वो नवयुवक क्या बन जाए, जागरूक बन जाए, कर्मशील बन जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा, मैंने बताया ना आपको, कवि अपनी इस तरह की रचनाएं लिखना चाहता है जिससे जो व्यक्ति पढ़े, उनकी रचनाओं का अध्ययन करे, तो उनकी रचनाओं में वो जोश है जो आलस से भरे व्यक्ति को क्या बना जाता है, जागरूक बना देता है। ठीक है, जो आलस में पड़े हुए व्यक्ति जो है उनको क्या, उनकी रचनाएं उनको जागरूक बनाती। जैसे जैसे लोग उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे, जैसे कई बार जो आपने सुना होगा कि वीर रस की रचनाएं, जब राजा लोग होते थे युद्ध के अंदर जाते थे, तो युद्ध के अंदर जाते थे तब वह अपनी उन कवियों को साथ में लेके जाते थे जो वीर रस के कवि थे। तो वो जो कवि थे, वो कवि जो है वीर रस की रचनाएं जो है, उनकी लिखी हुई जो रचनाएं, वो उन युद्ध के अंदर राजाओं को सुनाते थे, जिससे राजाओं को क्या आता था, जोश आता था और वो युद्ध क्षेत्र में जीत जाते थे। उसी तरह कवि जो है
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं, तो वो प्रकृति के बारे में लिखेंगे, प्रेम के बारे में लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी रचनाओं के अंदर, रचनाओं के द्वारा आलसी और निष्क्रिय जो लोग हैं, जिस प्रकार मेरी रचनाओं को लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तो उसको आत्मसात करते करते उनके अंदर के भाव जो है वो धीरे धीरे जो है बदलते रहेंगे, और उनके अंदर जो आलसीपन है, जो निष्क्रियता है, ठीक है, जो आलसीपन, निष्क्रियता और निरुत्साहिता, वो जो है उनके अंदर खत्म हो जाएगी, वो उनके अंदर से समाप्त हो जाएगी। तो कवि कहता है, कवि कहने का अभिप्राय है कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी और निष्क्रिय और निरुत्साहित लोगों के जीवन से आलस्य और उदासी क्या करेगा, छीन लेगा। उनके अंदर से जो आलस्य और उदासी जो है छीन लेगा। जिस प्रकार उन पुष्पों को पता नहीं है, उन आलसी पुष्पों को पता नहीं है कि अभी भी वसंत आ चुका है, अभी वसंत आ चुका है, अभी प्रसन्नता का समय आ चुका है, अभी खुशियों का समय आ चुका है, फिर भी वो क्या है, उसको उससे अंधकार में, उसका ज्ञान उनको अभी तक नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर आलस भरा हुआ है। ठीक है, तो आलस भरने से उनके अंदर अभी तक वो ज्ञान उनके अंदर है ही नहीं कि अभी वसंत आ चुका और हमको उन फूलों को अब खिलना चाहिए। उसी प्रकार कवि चाहता है कि मुझे तो पता है कि मेरे अंदर जो आलस है वो आलस खत्म हो चुका है, ठीक है, मेरे अंदर एक नया उत्साह आ चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे दुख का समय जो है वो खत्म हो गया है और प्रसन्नता का समय जो है आ चुका है, आ गया मेरे पास। तो जो प्रसन्नता का समय, जो खुशी का समय जो मेरे पास आया है, वो मैं जो है हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनको, उनके अंदर भी ये खुशी और प्रसन्नता से मैं उनको सींचूं, कवि ये चाहता है। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम आलस में मत सो, तुम जो आलस में सो रहे हो तो तुम्हारा आलस जो है, अपने आलस को खत्म करो और अपने आप को जागरूक बनाओ, अपने आप को कर्मशील बनाओ, अपने काम के लिए तत्पर हो, अपने काम की ओर मुड़ो और अपने आप को एक इस देश के विकास के लिए लगा दो। ठीक है, इसी से तुम्हारे देश का विकास होगा। तो कवि चाहता है पुष्प पुष्प से गंगा राजा, हर एक पुष्प मतलब हर एक नवयुवक के अंदर जो आलस्य, दिन से भरा जो आलस है, उसको मैं क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। मैं नव जीवन का अमृत सरस खींच लूंगा। जो अमृत, नव जीवन का, नए जीवन का अमृत जो मुझे मिला है, नए जीवन का जो सुधा अमृत जो मुझे मिला है, जो कभी खत्म ना होने वाला अमृत जो मुझे मिला है, उस अमृत से मैं उन पुष्पों और उन नवयुवकों को सींच लूंगा, उनको मैं अपने देश के विकास के लिए तत्पर कर लूंगा। तो कवि चाहता है कि तंद्रा से नींद से उत्पन्न आलस और लालसा की इच्छा अमृत सुधा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस कविता की जो, इस पद की जो लाइनें हैं, इन लाइनों को अपनी कॉपी में उतारें और इसकी सप्रश्न व्याख्या जो अपनी कॉपी में करें। उसके बाद में जो है इसकी व्याख्या जो है कंठस्थ कर लें। इस व्याख्या को अच्छे से समझे, जैसे मैंने समझाया उसी तरह इसको समझे और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें। जितने भी पद है, पहला पद, दूसरा पद और आज ये तीसरा पद, तीनों पदों को जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से अच्छे इसको अपने अंदर अंतर्मन में उतारें। थैंक यू वेरी मच।